हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण अर्न्स अकेडमी में। दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए 100 क्वेश्चन का हिंदी लैंग्वेज में। ये हिंदी लैंग्वेज के लिए टेस्ट कोर्स रहेगा आपका, जिसमें हिंदी ग्रामर के जो भी व्याकरण है हिंदी के सारे जो भी टाइप बनती हैं, जो लेटेस्ट टाइप हैं, जो आपकी यूपी पुलिस एसआई के एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन, वो रहने वाले हैं सारे के सारे। और इसमें हमने वो 100 क्वेश्चन उठाए हैं दोस्तों, सारे चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे और सारी टाइप भी जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम से पहले लगा के ही जाने हैं। क्योंकि यहाँ से आपका सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ जो कह सकते हैं जो लेटेस्ट टाइप है वो भी आपकी कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको 4 पार्ट में कवर करेंगे। ये है इसका पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 टू 25। और इसमें दोस्तों कई चैप्टर आपके कवर होंगे, जैसे कि हर चैप्टर की, जैसे पहला चैप्टर है ये स्वर एवं व्यंजन वर्ण। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसके उठाए हमने, जो बन सकते हैं, जो पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही फिर दूसरा चैप्टर आएगा। सारे चैप्टर आपके कवर होंगे पूरे 100 क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, अपभ्रंश अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, इसका जो राइट आंसर होगा ये थे 8 स्वर मौजूद थे। आपको ध्यान रखना है, पुराने समय की भाषा भ्रंश में केवल 8 स्वर थे, जैसे कि ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए और ओ। तो इस तरह से कह सकते हैं राइट आंसर होगा कितने थे? 8। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से जो री ऋषि है ये क्या है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, री ऋषि को संस्कृत भाषा में स्वर माना जाता है, ना कि व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वरों में रे ऋषि शामिल होता है। इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, दोनों, कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो च वर्ग होता है, च वर्ग में कौन कौन से आएंगे? जैसे कि च, है और ज, झ, ये सारे, इन सभी अक्षरों को बोलते समय जीभ तालु का यूज किया जाता है। बोल के देखिए आप, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, यह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ये दोस्तों बना है, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है जो बना है, आधा जय से बनेगा और ये बनेगा न्याय से। न्याय से बनेगा और जय से बनेगा, आधा जय और न्याय। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या है ये? एक संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? मतलब कि कहता है संयुक्त सर्वनाम की जो अलग श्रेणी है ये किसने बताई थी? तो ये बताई थी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपको ध्यान रखना है, वो बताया था ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमसिद्ध ने। ठीक है, सर्वनामों की एक अलग कैटेगरी बताई थी, जिसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि जो, कोई, सब, कुछ, इस सब का जिक्र किया था डॉक्टर भीमसिद्ध ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, जब काम चल रहा हो और खत्म ना हुआ हो, उसे दोस्तों बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान क्रिया उसको कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कोई आ रहा है दोस्तों, तो ये कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक। ठीक है ना? कोई शब्द से किसी, कह सकते हैं, निश्चित या फिक्स्ड इंसान का पता नहीं चलता कोई शब्द से, तो इसे क्या बोलेंगे? अनिश्चित बोलेंगे। इसी वजह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है?
तो आपको ध्यान रखना है जो शब्द किसी चीज का कर्म या कह सकते हैं ऑर्डर बताए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, वो क्या होते हैं? कर्मवाचक होता है वो। होता है जी कर्मवाचक। तो यहाँ से किससे पता चलता है? दूसरा। दूसरा क्या है? कर्मवाचक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से सर्वनाम को उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? इनमें से सर्वनाम को उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? कहता है सर्वनाम की सही परिभाषा क्या है? तो दोस्तों आसान है बिल्कुल। इसे कहते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही कहा जाता है सर्वनाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? कौन सा वाक्य है जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? देखिए, मोहन सोता है उदाहरण है, राम खेलता उदाहरण है, सीता गाती है उदाहरण है। लेकिन कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है। राम क्रिकेट खेलता है, इसमें क्रिकेट एक कर्म ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये कर्म क्रिया है, ना कि अकर्मक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? ये पूछा गया है। तो उसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, जिस चीज की तारीफ या विशेषता बताई जाए, जिस चीज की तारीफ की जाए या विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, जैसे काला घोड़ा एग्जाम्पल। तो इसमें जो है दोस्तों घोड़ा क्या है? विशेष्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 12, 12, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा है जो संज्ञा का कौन सा प्रकार है, कौन सा टाइप है? अब दोस्तों जो गंगा है, गंगा क्या है? एक खास नदी का नाम है, इसलिए ये अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है। और हिंदी में बोलेंगे इसको, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कहता है मुख्य क्रिया के अर्थ को साफ करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सहायक क्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है ना? जो क्रिया मुख्य क्रिया की मदद करे, हेल्प करेगी, उसे हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया बोलेंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? इनमें से यह कह सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना, देखो कोई, यह, जो, कुछ। अब इनमें क्या है दोस्तों? जो यह क्या करता है? इशारा करता है। यह और जैसे कि यह, वो, ये शब्द किस लिए यूज किए थे? इशारा करने के लिए। किसी पक्की चीज या व्यक्ति की तरफ का इशारा को हमें बताते हैं, इशारा को हमें बताते हैं ये, इसलिए इसे बोलते हैं निश्चयवाचक। ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, वो, इस टाइप से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से यह कह सकते हैं किस वाक्य में भाववाच्य, इंग्लिश में बोलते हैं इम्पर्सनल वॉइस, का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है दादी से चला नहीं जाता। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जहां पे क्रिया कह सकते हैं एक्शन का जोर भाव पर हो, तो अक्सर शब्द मिलेंगे आपको, जैसे नहीं जाता, नहीं जाता जैसे शब्द आए, वहां भाववाच्य होता है। जैसे पहला ही ऑप्शन हो गया, दादी से चला नहीं जाता। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? काल बताना है दोस्तों, इसमें कौन सा काल है? मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, ये किस काल टेंस में है, या किस टेंस में आता है, ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, काम पूरा हो गया है, इसलिए ये क्या होगा?
पूर्ण भूत पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में आता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17। श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? श्याम किससे लिखता है? पेंसिल पेंसिल से लिखता है। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ किसी साधन या टूल से काम किया जाए, जहाँ किसी साधन से काम किया जाए या किसी साधन के द्वारा काम किया जाए, वहाँ कौन सा होता है? करण कारक होता है। कौन सा होता है? करण कारक होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्योंकि यहाँ से पेंसिल से लिखा जाता है, पेंसिल से किससे लिखता है? पेंसिल से। और जहाँ किसी टूल से काम किया जाता है, वहाँ कौन सा होता है? करण कारक होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18। इनमें लिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग कौन सा है, ये आपको बताना है। देखते ही पता लग जाएगा आपको। व्याख्या क्या है? स्त्रीलिंग है दोस्तों, ठीक है ना? व्याख्या की गई, ऐसे बोलते हैं हम। इसका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्याख्या शब्द का। क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा? वस्तु का बहुवचन प्लूरल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। वस्तु का जो प्लूरल फॉर्म होगी, ये होगी जी ऑप्शन सी, वस्तुएं। ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है, जो यू से शब्द जो खत्म होते हैं, उनको जब उनका प्लूरल बनाते हैं, ए के आगे बिंदी लगा देते हैं, जैसे वस्तुएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? आसान है बिल्कुल दोस्तों। स्त्रीलिंग कौन सा है? देखते ही पता लग जाएगा आपको। झील क्या है? स्त्रीलिंग है इसमें। ठीक है। नदियों और झीलों के नाम अक्सर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21। इन निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? एक वचन इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा एक वचन कौन सा इनमें से? देखो, लताओं, घरों, दर्शन सारे बहुवचन है। नदी क्या है? एक वचन है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से लड़ाई में प्रमुख प्रत्यय कौन सा है? लड़ाई में कौन सा कहते हैं? लड़ाई है जो शब्द, इसमें कौन सा प्रत्यय प्रमुख प्रत्यय है? प्रत्यय मीन्स सफिक्स। अब दोस्तों, जब लड़ाई लिखेंगे हम, क्या कैसे लिखेंगे इसको? लड़ प्लस आई मूल शब्द है, जैसे लड़ प्लस आई। तो इसमें प्रमुख प्रत्यय कौन सा होगा? प्रत्यय क्या है? जो लास्ट में जुड़ते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? इनमें से कहता है हिंदी संस्कृत का उपसर्ग। उपसर्ग कौन सा होता है? प्रेफिक्स होता है। कौन सा है? इंग्लिश में बोलते हैं प्रेफिक्स। आपको ध्यान रखना है, इनमें से जो प्रा है, प्रा क्या है? एक संस्कृत उपसर्ग होता है। जैसे बनाते हैं हम प्राज्य। प्राज्य में क्या होता है? एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं प्राज्य। परा जुड़ता है। और परा क्या होता है? संस्कृत उपसर्ग होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। बाकी सारे क्या है? विदेशी हैं, जैसे बे, बिल, हम सारे क्या है? विदेशी हैं। ये होगा हिंदी या संस्कृत का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? प्रत्यय का प्रयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है? तो आसान है बिल्कुल, अभी बताया था। शब्द के बाद किया जाता है, शब्दों के बाद। ठीक है। प्रत्यय इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स, हमेशा शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शब्दों के बाद इनका प्रयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 25 हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? हिंदी में कहता है विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, जो शब्द या उपसर्ग दूसरी भाषाओं से जैसे कि उर्दू से, इंग्लिश से, इन जैसी भाषाओं से आते हैं, उन्हें कहा जाता है आगत। आगत उपसर्ग कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।